संविधान के आज दूसरे पार्ट में हम लोग 1833 के अधिनियम से शुरू करते हैं। इसके पहले 1813 के अधिनियम तक हो चुका था। 1813 के अधिनियम में हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी को जो व्यापारिक अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए केवल चाय और चीन के साथ बढ़ाया गया था। शेष सारे अधिकार, व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। मतलब वहां के जो लोग थे वो भी अब व्यापार करना शुरू कर चुके थे। कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी भारत के साथ, वो केवल चीन के साथ व्यापार करेगी और चाय का व्यापार अकेले करेगी। ठीक है। और अगला ये किया गया कि जो वहां की ईसाई मिशनरी थी, मतलब ब्रिटेन में ईसाई धर्म है, उन लोगों को ये छूट दे दी गई कि अब आप जाके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हो। ठीक, 1813 के अधिनियम में ये हुआ है। और एक पॉइंट ये हुआ कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसके लिए 1 लाख हर साल खर्च करने के लिए व्यवस्था दे दी गई कि अब भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए साल में खर्च किया जा सकता है। उसके बाद अगला अधिनियम आया 1835 का अधिनियम। पिछले अधिनियम को सुधारने के लिए ही अगला अधिनियम आया है। पिछले अधिनियम में सुधार करने के लिए अगला अधिनियम लाया गया है। इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था चीन और चाय के साथ, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, अब क्या करेगी, भारत में शासन करेगी। ठीक, तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त होता है और यहीं से कंपनी भारत में शासन करना शुरू करती है। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जो बंगाल का होता था, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में अब भी कानूनी अधिकार किसके हाथ में है, गवर्नर जनरल के। और पीछे हमने बताया गवर्नर जनरल 3 सदस्यीय होता था ना, गवर्नर जनरल परिषद में 3 सदस्य होते थे। अब 33 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, एक चौथा सदस्य शामिल कर दिया गया और उसको क्या बोला गया, विधि सदस्य, कानूनी सदस्य कहा गया। और वो पहला व्यक्ति नियुक्त होने वाले कौन था, लॉर्ड मैकाले बना। ठीक, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वो पहले कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगला, अब जब कानून जो बनता था उसको नियामक कानून कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल जो कानून बनाते थे उसको नियामक कानून कहा जाने लगा। अगला क्या हुआ कि सिविल सेवा जानते हैं, उसको शुरू किया गया। अब जो यहाँ पे सिविल सेवक नियुक्त होते थे, पहले परीक्षाएं नहीं होती थी। अब क्या हुआ, प्रतियोगिता शुरू करा दी गई। कब, 1835 के अधिनियम के तहत। अब मतलब अब परीक्षा के द्वारा सिविल सेवकों का चुनाव होगा। ये जो अधिकारी वर्ग होता है इनका, सिविल सेवक का मतलब होता है अधिकारी। ठीक, और क्या हुआ, तो दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन समाप्त ये कब हुई, 1813 में एलन के समय में। अभी नहीं, केवल कानूनी रूप से घोषित किया गया। समाप्त होने में 10 साल लग गए इसको। ठीक, यही पहली बार संविधान निर्माण का संकेत दिया गया क्योंकि पहला विधि सदस्य यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। और कंपनी में जो पद होता था अभी सिविल सेवा का, इसमें जाति, धर्म, लिंग, काला गोरा, इनके आधार पर भेदभाव समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन ब्रिटिश डायरेक्टरों के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, उनके विरोध के कारण ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। ठीक, 1835 में क्या क्या सुधार हुए समझ में आया। क्या हुआ, पहला, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। लिखते रहिए, अधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया। ठीक, अगला क्या किया गया, कंपनी का कार्य क्या बचा, भारत पर शासन करना। ठीक, ये 2 काम हो गए। तीसरा क्या हुआ, नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और पहला कौन बना था? और पहला था लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक। और वायसराय की परिषद में पहली बार एक नया सदस्य शामिल हुआ, वो कौन था? विधि सदस्य। तो वायसराय ने गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले शामिल हुआ। जो ना समझ में आए पूछते चलिएगा। ठीक। विधि मतलब होता है कानून, तो कानूनी सदस्य, इसका मतलब शुरुआत यहीं से भारतीय संविधान की शुरू हो चुकी है लिखित तौर पर। ठीक। और क्या हुआ? तो सिविल सेवक जो थे, कैसे होगा चयन? अब खुली प्रतियोगिता द्वारा। इसका मतलब खुली प्रतियोगिता मतलब परीक्षा द्वारा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परीक्षा अभी भारत में नहीं होगी। कहां होगी? इंग्लैंड में परीक्षा होगी, भारत में नहीं होगी। ठीक। और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा गैर कानूनी घोषित हो गई। संविधान निर्माण का पहला संकेत यही मिला। ठीक है। ठीक हो गया। और कंपनी का जो पद था, कंपनी के पद नियुक्ति में भेदभाव खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन हुआ नहीं। क्यों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण लागू नहीं हुआ। ठीक। ये इतना हो गया 1833 का अधिनियम। अब अगला आएगा चार्टर अधिनियम 1853। देखिएगा सुधार क्या होता है। 1853। ठीक। इसके पहले गवर्नर जनरल में कितने सदस्य होते? 3। लॉर्ड मैकाले शामिल हो गया, कितने हो गए? अब गवर्नर जनरल परिषद में 6 सदस्य हो जाएंगे। ठीक। यहां क्या परिवर्तन हुआ? 6 सदस्य। ठीक। परिवर्तन देखते रहिए क्या सुधार हो रहा है लगातार। ठीक है। परिवर्तन हो गया। और इनके दो कार्य होते थे ना, विधायी मतलब कानून बनाना, और प्रशासनिक शासन करना। इन दोनों को अलग कर दिया गया। कानून बनाने का कार्य दूसरा करेगा और शासन का कार्य दूसरा। इसका मतलब यहीं से मोटा मोटा समझ लीजिए द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। ठीक है। पहली बार पूरे भारत के लिए एक विधान परिषद बनी। ठीक है। पहली बार पूरे भारत के लिए एक अलग से विधान परिषद बनी, जिसको लघु संसद नाम दिया गया। किसके तहत? 1853 के तहत भारत के लिए विधान परिषद
बनी लघु संसद की संज्ञा दी गई। ठीक, 1853 के तहत हो रहा है ये। ठीक है, एक पॉइंट यहां देखिए तो क्या हो रहा है, सिविल सेवकों का चयन कैसे हो रहा है, खुली प्रतियोगिता से। कहां हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। क्या भारतीय इसमें शामिल हो रहे हैं, अभी नहीं, भारतीय लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो 1853 का जो अधिनियम आया उसमें अब भारतीय भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। ये परिवर्तन हुआ। यहाँ क्या है कि अभी केवल वहां परीक्षा हो रही है और केवल उसमें ब्रिटिश शामिल हो रहे हैं, भारतीय नहीं। लेकिन 1853 के तहत भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। ठीक, तो आईसीएस परीक्षा की शुरुआत हो गई। आईसीएस परीक्षा शुरू। ठीक, हाँ, ये इतना समझ में आया कहाँ क्या परिवर्तन हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था यहाँ पे भारत का कहा जाने लगा अब। ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल परिषद 4 थे 6 हो गए। सिविल सेवक का चयन खुली प्रतियोगिता से यहाँ शुरू हुआ, यहाँ भारतीय शामिल हो गए, आईसीएस हो गया। यहाँ गवर्नर जनरल काम क्या था, दोनों काम, विधि और कानून बनाना और शासन करना दोनों था, यहाँ दोनों अलग हो गए। इतना परिवर्तन हुआ 1853 में। ठीक, इसके बाद आता है 1858 का नियम। 1858 का चार्टर एक्ट। हुआ क्या, 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई तो हुआ क्या कि भारत में बहुत उथल पुथल हो गई। तब वहां की महारानी ने एक लेटर भेजा कि अब भारत का शासन कंपनी नहीं करेगी। कौन करेगा, ब्रिटिश ताज करेगा। मतलब ब्रिटेन के महारानी के नाम पे होगा भारत का शासन। अभी तक शासन कौन कर रहा था, कंपनी कर रही थी। अब कंपनी शासन न करेगी, कौन करेगा, ब्रिटिश ताज करेगा। ठीक, अब हुआ क्या, उनका लेटर जो आया उसको लॉर्ड कैनिंग ने एक दिन के लिए 1 नवंबर 1858 को, कब, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने उनके लेटर को कहां पढ़ा, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहा, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। आज मिंटो पार्क नहीं कहा जाता, आज कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा तो ये पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कौन सी है जो एक दिन के लिए बनी थी, तो वो इलाहाबाद थी। 1 नवंबर को केवल एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, कंपनी के बाद अब शासन कौन करेगा, तो शासन, भारत का शासन कौन करेगा, शासन अब ब्रिटिश क्राउन करेगा। क्राउन मतलब होता है ताज। ठीक, ब्रिटिश क्राउन, ताज मतलब राजा, ब्रिटिश राज के द्वारा ये शासन किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक, किसने इसकी घोषणा की कि अब भारत का शासन ब्रिटिश ताज करेगा, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, इसने किया। और दूसरा क्या सुधार हुआ, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था अब उसको वायसराय कहा जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा। ठीक, एक प्रश्न यहां बनता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, ऐसे प्रश्न बनते हैं। जैसे इसके पहले था कि भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, अंतिम पहला पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ विधायी प्रशासनिक कार्य अलग किए गए थे उनको 2 शासन मतलब समाप्त कर दिया गया। मतलब
बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब जब ये समाप्त हो गए इसका मतलब द्वैध शासन समाप्त हो गया। ठीक, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। हो गया इतना। और इसको समाप्त करके अब इसका शासन किसको दे दिया गया, तो ब्रिटेन में एक भारत सचिव नामक पद सृजित किया गया। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हुआ, भारत राज्य सचिव का पद। ठीक, अब भारत राज्य सचिव का जो पद है, ये जो व्यक्ति पाएगा वो यहाँ की जो रिपोर्ट होगी उसको किसको देगा, ब्रिटिश संसद को देगा। ये किसके प्रति जिम्मेदार है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति, कंपनी प्रति नहीं है। ठीक, क्यों, इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, ब्रिटिश संसद। ठीक है, और क्या हुआ, एक 15 सदस्यीय परिषद नियुक्त हुई, 15 सदस्यीय ठीक, और पॉइंट तगड़ा क्या बना, ये कि इन दो सबको वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। इसका मतलब ये हुआ, यही से धन का निष्कासन सिद्धांत हुआ। ये नौकरी किसकी कर रहे हैं, ब्रिटिश ताज की, किसकी कर रहे हैं, और पैसा कौन देगा, तो पैसा कहां जा रहा है, भारत से जा रहा है, लेकिन भारत को मिल क्या रहा है, कुछ नहीं। यही धन का निष्कासन सिद्धांत यही है। इसी की व्याख्या दादा भाई नौरोजी आगे करेंगे। ठीक है, तो सारी खर्चाएं तो शासन वहां से हो रहा है, लेकिन सारी खर्चाएं पैसा यहां से निकाला जा रहा है, इसी को धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहते हैं। और क्या हुआ, तो 1858 में एक मुगल सम्राट पद होता था, ये पद समाप्त कर दिया गया। ठीक, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। अब मुगल सम्राट नामक कोई भी पद नहीं रहेगा। ठीक है, इनको किसके सचिव को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। ठीक है, ये इतना सुधार समझ में आया। इसको बहुत अच्छा कहा गया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। 1858 अधिनियम को एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई। ठीक, तो क्या क्या सुधार हुए यहां से पता चला 1858 के एक्ट में। ठीक है, और क्या हुआ, तो नियुक्तियां जो है वो परीक्षा शुरू हो गई है, खुली प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये सब हो गया। इसको मिटाए, नीचे ऊपर वाले से दूसरे वाले को क्या परिवर्तन हो रहा है यही दिखा रहा हूं, क्रम से देखते चाहिए। भारत शासन अधिनियम अगला आएगा 1861 का अधिनियम। इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक, तो पहला काम क्या होगा, यहां देखिए 15 सदस्यीय परिषद नियुक्त हुई है ना, अब इन्हीं से मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। तो मंत्री मंडलीय व्यवस्था शुरू होगी, व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक, विभागीय मतलब विभागीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कह सकते हैं इसको। हुआ क्या कि 1862 में
अभी तक जो ये सदस्य थे सब भारत के नहीं थे, पहली बार भारतीयों को सदस्य बनाया गया। विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को सदस्य बनाया गया। तो कौन कौन बना? तो एक बनारस के राजा बने, पटियाला के महाराज बने, पटियाला के महाराज बने, और दिनकर राव, 3 सदस्य नियुक्त किए गए। सर दिनकर राव पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। 2 परिवर्तन हो गए, एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू हो गई, दूसरा भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। ठीक, और क्या हुआ? अब यहाँ पे वायसराय जो था इसको विशेषाधिकार मिल गया, और अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अध्यादेश क्या है और विशेषाधिकार? विशेषाधिकार बता दे रहे हैं, अध्यादेश आगे मिलेगा पॉइंट में, उसको अच्छे से बताएंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब संसद सत्र में ना हो तो कोई कानून जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से कानून ला लिया जाता है, वो 6 महीने के लिए वैध होता है। संसद अगर उसको अप्रूव कर देती है तो वो नियम बन जाता है, नहीं अप्रूव करती 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है। अध्यादेश का मतलब ये हुआ, ठीक, आज की डेट में। और विशेषाधिकार का मतलब हुआ कि पूरी ये मंत्रिपरिषद जो थी, मंत्रिमंडल, वो कोई कानून बनाए, लेकिन अगर सब मिलके सहमत है किसी पे, लेकिन वायसराय नहीं चाहता तो वो उस पर वीटो कर सकता था और वो कानून नहीं बनेगा या लागू नहीं हो पाएगा। विशेषाधिकार का मतलब समझ में आया कि चाहे जितने लोग सहमत हों उससे, केवल गवर्नर वायसराय नहीं सहमत है तो वो कानून नहीं बनेगा, विशेषाधिकार यूज हो जाएगा। ठीक, और पूरे मंत्रिमंडल नहीं सहमत है और गवर्नर कोई काम करना चाहता है, अध्यादेश जारी करके अपना काम करवा सकता है, वो कानून लागू करवा सकता है। ठीक, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू हुई। पहली बार संविभागीय प्रणाली शुरू हुई। इसका मतलब विभाग आवंटन हुआ, विभिन्न विभाग बनाए गए, उसको एक एक लोगों को दे दिया गया कि आप इस विभाग को देखिए, इस विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है। ठीक है, और एक पॉइंट हुआ, वो था बंबई और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी थी, को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, इन लोगों को कानून बनाने का अधिकार दे गया है, लेकिन ये ऐसा कानून नहीं बना सकते थे जो गवर्नर के खिलाफ हो, या गवर्नर उसे वीटो कर सकता था। कोई भी कानून जो गवर्नर नहीं पसंद है उसे वीटो कर सकता था। ठीक, क्रमबद्ध रूप से देखते रहिए क्या सुधार हो रहे हैं। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ? तो यहां देखिए विभागीय प्रणाली शुरू हुई है। तो इसमें क्या हुआ, बजट जो होता था पर बहस का अधिकार मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि बजट जो हुआ, जो बजट पास होगा केवल उस पर बहस कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो चाहे सही बताएं चाहे गलत, दोबारा नहीं पूछ सकते हो। मतलब पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, केवल एक बार पूछ लीजिए, सही बताएं गलत बताएं, दोबारा नहीं पूछ सकते हो। जो दोबारा प्रश्न पूछा जाता है उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक, तो केवल बहस कर सकते हो, आपकी बात मानी जाए ना मानी जाए, मत देने का अधिकार नहीं है, ताकत कोई नहीं है, केवल आप प्रश्न पूछ सकते हो या बहस कर सकते हो, वो भी पूरक प्रश्न नहीं। ठीक, और दूसरी खासियत इसकी ये बनाई गई
जो अध्यक्ष होता था वो प्रश्न को कैंसिल, ठीक, अध्यक्ष जो था उसको प्रश्न अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत बढ़िया, आपको ये है कि आप प्रश्न पूछ सकते हो और हमारे इच्छा से नहीं पूछ रहे तो कैंसिल कर देंगे, स्वीकृत ही नहीं होगा। तो पूछने का मतलब क्या हुआ, ये है कि दिखावा, आपको प्रश्न पूछेगा मिला है लेकिन उसका कोई मूल्य भी नहीं है। धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं लेकिन, ठीक है। और इस अधिनियम द्वारा चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई, लेकिन ध्यान दीजिएगा चुनाव पद्धति कैसी, अप्रत्यक्ष है और कैसी है, सीमित है, ठीक। डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव नहीं हो रहा है, कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, लोगों को, सदस्यों को, वो लेकिन चुना जा रहा है। इस प्रकार मनोनीत होना, एक प्रकार से या मनोनीत समझ लीजिए कि मनोनीत किए जा रहे हैं। तो ये मतलब हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव शुरू हो चुका है यहाँ पे, ठीक। और यहीं से जब चुनाव शुरू हो गया तो इसका मतलब संसदीय शासन प्रणाली शुरू हो गई। ये तो धीरे धीरे विकास था, अब सही पहुंच रहे हो भारतीय संविधान के नजदीक, तब देखिएगा हो क्या रहा है। और इत्मीनान से ध्यान से देखिए और समझिए, इसको रखने से नहीं होगा। आता है अगला, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसी को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार, दो व्यक्ति थे, एक था मार्ले और दूसरे मिंटो। मार्ले कौन था, भारत सचिव था, बताए थे ना पीछे सचिव पद सृजित हुआ है। और मिंटो कौन था, वायसराय था। इन दोनों ने मिलके ये अधिनियम पेश किया है, ठीक है। इस अधिनियम को पेश करने से पहले एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी की सिफारिश पे ही यह नियम आया है। वो कमेटी थी अरुणडेल समिति। कब लाया गया, फरवरी 1909 में, ठीक। ये नियम जो बना वो अरुणडेल कमेटी ने जो सिफारिश की, मार्ले मिंटो ने उसको मिलके ये लागू करवाया। अधिनियम लाया कब, फरवरी 1909 में, ठीक। इसमें हुआ क्या, तो भारतीयों को विधि मतलब कानून, विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई कानून बनेगा तो उसमें कुछ भारतीय शामिल होंगे, ठीक है। और प्रशासन, कानून चलाने में भी कुछ भारतीयों की नियुक्ति होगी और परीक्षा से अब कुछ भारतीय पास होना शुरू हो गए हैं, ठीक। तो प्रशासन में भी भारतीय आने लगे, लेकिन इनको नायब तहसीलदार से ऊंचा पद उस समय नहीं मिल पाता था भारतीयों को। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए होता क्या है, तो जो विधि निर्माण व्यवस्था है इसमें पहला सदस्य जो भारत का हुआ वो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा शामिल हुए। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, तो वो ये पहले भारतीय हैं जिनको लॉर्ड की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली, हाँ। तो पहला व्यक्ति जो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ है भारतीय, इसके पहले मैकाले शामिल हुआ था, वो भारतीय नहीं था, वो ब्रिटिश था, ठीक। ये भारतीय हैं, ये शामिल हो गए। कहां शामिल हुए हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है। कार्यकारिणी परिषद दो प्रकार से काम करती है ना, विधि और प्रशासन।
तो विधि में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और दो लोग और हैं, केसी गुप्ता हैं, पहला हो गए, पहले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो गए, दूसरे केसी गुप्ता हो गए, तीसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी हो गए। 3 लोग फिर शामिल हुए। सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, इसके पहले 3 लोग शामिल हुए थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, वो सब शामिल हुए थे ना, लेकिन वहां पे मनोनीत, यहां भी 3 लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक, तो पहला विधि सदस्य पहला भारतीय विधि सदस्य कौन बना? सत्य एसपी सिन्हा बने। उनको लॉर्ड की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना? एसपी सिन्हा थे। ठीक है, अब देखिए 92 में क्या मिला था आपको? बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था ना। अब यहां परिवर्तन क्या हुआ? बहस कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, इसके बाद पूरक प्रश्न भी करोगे। अब मतोदय का अधिकार मिलेगा, दो ताकत बढ़ गई आपकी। ठीक है, अब मत दे दोगे, विरोध में मत दे दोगे, पास नहीं होगा कानून। ठीक है, तो 2 चीजें और मिलती हैं यहां पर। ठीक है, तो क्या? बजट पर बहस करने, प्रस्ताव पारित करने और पूरक प्रश्न पूछने। पूरक बार बार बता रहा हूं, पूरक प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न पूछने। पूरक का मतलब एक बार प्रश्न पूछे, कुछ उत्तर मिला, आप संतुष्ट नहीं हुए, फिर उसी से क्रॉस क्वेश्चन जो करोगे उसी को पूरक प्रश्न कहा जाता है। ठीक, ये अधिनियम बहुत अच्छा था, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, वही गड़बड़ी से ये गड़बड़ हो गया। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। अच्छा, ये पृथक निर्वाचन क्या है, इसको जानते हो? पृथक निर्वाचन का मतलब हुआ कि वह क्षेत्र जहां पे मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां से चुनाव में केवल मुस्लिम ही जीतेगा या मुस्लिम ही प्रत्याशी होगा। ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो गई। ठीक, पृथक का मतलब हुआ अलग कर दिया गया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम ही प्रतिनिधि बनेगा, चाहे वो मनोनीत हो और चाहे निर्वाचित हो। पहले तो मनोनीत ही हो रहे हैं अभी, तो निर्वाचित होने का मतलब नहीं। ठीक, ये जो था यही हुआ, यही भारत विभाजन का आधार यही बनता है। अंग्रेजों ने भारत को बांटो और राज करो की नीति का प्रारंभ सही जो किया है 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के समय उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन कानूनी रूप से शुरुआत कहां कर रहे हैं? 1909 अधिनियम के तहत कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब हुआ क्या, एक ये मिंटो जो थे, मिंटो वायसराय थे ना, मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा और क्या लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसकी फसल कैसी हो सकती है? नाक के दांत में, जिसकी फसल या जिसका फल कह सकते हो, भीषण होगा। ठीक, इतना हो गया। अब 1909 अधिनियम के तहत भारत का शासन शुरू हो गया। 9 में सुधार करने के लिए फिर 1919 अधिनियम आएगा। ठीक, तो 1919 अधिनियम के तहत यहां से शुरू करते हैं, देखते रहिएगा क्या बदलाव हो रहा है, बदलाव को देखते रहिए, वही मुख्य है और तो सब ऐसे चलता रहेगा। 1919 अधिनियम में आते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक, अब क्या परिवर्तन यहां होगा इसको देखिएगा। पहला,
इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, तो मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय था। ठीक, ये दो लोग, इसके पहले दो लोग मिलके सुधार किए, फिर दो लोग मिल गए। यहां क्या हुआ कि विधानमंडल जो था वो 2 सदनीय कर दिया गया। क्या हुआ? विधानमंडल 2 सदनीय। ठीक है, 2 सदनी में एक उच्च सदन बनेगा और एक निम्न सदन। तो उच्च सदन आज भी है, उच्च और निम्न ना, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को क्या कहते हो? विधान परिषद। अभी विधान परिषद, राज्यों में आ जाइए। विधान, हाँ, राज्यों में विधान परिषद कहा जाता है। हाँ, और विधान सभा कहा जाता है। ठीक, पहला काम क्या हुआ तो ध्यान दीजिएगा, 2 सदनी ना, इसी को दूसरी भाषा में कहते हो प्रांतों में। कहा राज्य है ना, तो प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हो रहा है। इसी को द्वैत शासन कहोगे। ये कहां शुरू हुआ? विधानसभा विधान परिषद कहां होती है? राज्यों में होती है। तो इसीलिए राज्यों में शुरू हुआ है द्वैत शासन 1919 तहत। ठीक है, अभी राज्यसभा और लोकसभा लिखते तब केंद्र पे होता। ठीक है, तो ये प्रांतों में शुरू हुआ द्वैत शासन। और क्या हुआ इसमें? यहां से प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। इसका मतलब जानते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता खुद चुने अपने प्रतिनिधि को, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन कितना? केवल 10% लोग शामिल हुए। ठीक, तो ये सीमित प्रत्यक्ष निर्वाचन था। कितने? 10%। ठीक, और पहली बार यहां महिलाओं को मत का अधिकार मिला। महिलाओं को मत देने का अधिकार। ठीक, ये हुआ 1919 अधिनियम के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो लोक सेवा आयोग गठित करने का की व्यवस्था यहीं की गई। ठीक, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा कहां शुरू हुई? 1837 अधिनियम से। ठीक, 53 में खुली हो गई, मतलब भारतीय शामिल हो गए। लेकिन अभी भारत में हो नहीं रही। कहां परीक्षा हो रही? इंग्लैंड में हो रही है। 1919 अधिनियम के तहत यह हुआ कि अब भारत में भी परीक्षा होनी चाहिए। ठीक, और लोक सेवा आयोग बनाया जाना चाहिए। तो पहली बार लोक सेवा आयोग गठन की बात की गई है यहाँ पे। 1922 में इसी अधिनियम के तहत पहली बार इंग्लैंड के साथ साथ इलाहाबाद में भी परीक्षा हुई। ठीक, ये यहाँ पे परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले 1909 में हिंदू और मुस्लिम को अलग किया गया था। ठीक, इस अधिनियम के तहत सिख, बौद्ध, इन लोगों को भी अलग करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और क्या हुआ? और हुआ केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया।
ठीक, कितनी बातें हो गई। महिलाओं को मत देने का अधिकार हो गया। अब इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम को लागू करने के 10 वर्ष बाद इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उनको 10 साल हुए नहीं थी, 8वें साल पे ये डर हो गया कि हमारी पार्टी की सरकार गिर सकती है और लेबर की आ सकती है। तो उन्होंने 10 साल पहले ही 10 साल ना देख के 8 साल में ही नियुक्त कर दिया, और वो समिति कौन थी, साइमन कमीशन का नियुक्त कर दिया। साइमन कमीशन की इसका काम क्या था, ये जो अधिनियम लागू किया गया है क्या ये सही रूप से कार्य कर पाया, इस पर रिपोर्ट देना था। ठीक, लेकिन इसका गठन 27 में हुआ और 28 में भारत आया। इसका विरोध इसलिए हुआ कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 7 सदस्य था ये, उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। संविधान का मुद्दा नहीं है, बस इसकी जांच के लिए आया था, इसीलिए बता रहे हैं। सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी में लाठीचार्ज हुआ, इसी के विरोध में, और लाला लाजपत राय मारे गए। स्कॉट ने एक लाठी मार दिया उनको सर पे, खत्म हो गए। इसकी रिपोर्ट पे इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, देखिए 28 में आया है। 28 और 29 के बीच 2 बार आया है साइमन कमीशन। कितनी बार, 2 बार आया है। और रिपोर्ट मई 30 में देगा। हाँ, रिपोर्ट कब देगा, मई 30 में। और 28-29 के बीच में 2 बार आया, 30 में नहीं आया। ठीक, रिपोर्ट मई 30 में देगा। इसी की रिपोर्ट को के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या, हाँ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 1931, 1932। तो 30 में तो कांग्रेस गई ही नहीं, 31 में गई तो समझौता नहीं हो सका, 32 में फिर गई, 32 में गई नहीं। तो गोलमेज सम्मेलन को आधार बना के 1935 का नियम लाया गया। भारत शासन अधिनियम पूरा नाम होगा। साइमन कमीशन को बता नहीं रहे, केवल मोटा मोटा जानते रहिए क्यों हुआ ये। इन दोनों को आधार बना के 1935 में संशोधन किया गया और 1935 का अधिनियम लाया गया। ये सबसे बड़ा सुधार था, यही आधार बना हमारे संविधान निर्माण का। तो हुआ क्या इसमें, इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां बनाई गई और 14 भाग बनाए गए। ठीक, तो बड़ा संविधान है, बड़ा संविधान संशोधन है। किसके आधार पे आया है, साइमन कमीशन के। तो साइमन कमीशन के प्रस्ताव स्वीकार होंगे इसमें। ठीक, अब यहां देखिए प्रांतम क्या हुआ है, द्वैध शासन, इसको यहां खत्म कर दीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया। तो कहां लागू होगा, केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन लागू। ठीक, क्या परिवर्तन यहां से हो रहा है, अब जो महिलाओं को मत देने का अधिकार था ये और बढ़ा दिया गया। ये जो सीमित था, 10% जनता शामिल हो रही थी, अब सीमित मताधिकार का विस्तार कर दिया गया 1935 के तहत। इसीलिए देखिए 1937 में चुनाव होगा प्रांतों में, 1935 में चुनाव होगा, उसमें सभी जनता पूरा शामिल होती है। ठीक, और क्या हुआ, प्रांत और प्रांत में समाप्त, केंद्र में लागू। तो फिर केंद्र और इसके दोनों के शक्तियां अलग अलग की जाएंगी। तो दोनों केंद्र और प्रांत की शक्तियां जो थी वो बांट दी गई। तीन सूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां बना दी गई। कितने कितने विषय हैं आगे मिलेगा, तो वहां बात होगी। ठीक, और क्या हुआ, कुछ ऐसी शक्तियां थी जो उस समय सामने नहीं थी, भविष्य में आ सकती थी, उनको किसको दे दिया गया, अवशिष्ट शक्तियां कहा गया। गवर्नर जनरल को दे दी गई।
इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम बनाए गए, कानून बनाए, कुछ केंद्र के पास थे, कुछ राज्य के पास थे, कुछ दोनों के पास थे, कुछ ऐसे भी कानून हो सकते हैं या कुछ ऐसी भी समस्याएं होते थे जो इन तीनों में ना हो, तीनों सूचियों में जिसका वर्णन ना हो, उसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। ठीक, वो किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को। उस पर किसका कौन निर्णय करेगा? गवर्नर जनरल को। ठीक, और क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। इसका मतलब भैया, प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब कि राज्य अपने आप से अपना काम पूरा कर सकते हैं, उसमें केंद्र की दखलंदाजी नहीं होती। बस कानून ऐसा बनाए कि केंद्र का विरोध ना हो सके। राज्य अपना बनाए, केंद्र अपना बनाए, समवर्ती सूची में विरोध हो सकता है, तो ऐसा बनाए तो वहां प्रभावी किसका हो जाएगा? केंद्र का। इसी को कहते हैं स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब पूरी छूट दे दी गई, आप अपने अनुसार अपना शासन चलाइए, राज्यों को ये छूट दी गई। ठीक है, और क्या हुआ? इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक, क्यों? तो मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए। साख का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक, एक ये भी कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। उसमें क्या था? 19 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, लेकिन सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग संभव नहीं था। कुछ छोटे राज्य थे, कुछ बड़े। अगर 2 राज्य चाहें तो दोनों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ये सारी चीजें की गई। एक और कार्य हुआ, बर्मा को जानते हैं? हाँ, आज म्यांमार बोला जाता है बर्मा को। उसको भारत से अलग कर दिया गया। अगर अलग कर दिया गया, तभी पूछूं शामिल कब किए थे जो अलग कर दिए? तो 1885 में भैया इसको शामिल किया गया डफरिन के शासनकाल में। ठीक है, बर्मा को अलग कर दिया गया और बंगाल को के अलावा 2 राज्य और बनाए गए। कौन से? सिंध और उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रश्न पूछा गया है स्नातक स्तर। सिंध जो था ये बंबई और गुजरात को काट के बनाया गया था। गुजरात को सिंध बनाया गया और बंगाल और बिहार को काट के उड़ीसा बनाया गया था। तो ये पूछा गया था कि 1935 के अधिनियम तहत किस राज्य को काट के सिंध बनाया गया था, या किस राज्य को अलग करके? वो था गुजरात। ठीक, फिर बाद में गुजरात फिर विभाजित हुआ, गुजरात महाराष्ट्र में। 1935 के अधिनियम में ये सुधार हुए हैं। ठीक है, जब ये सुधार हो गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा कि ये दास्ता का चार्टर है, गुलामी का अधिकार पत्र है। उन्होंने ये गुलामी का अधिकार पत्र कहा। उन्होंने इसके लिए ये भी कहा कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है, इंजन नहीं। इसका मतलब ये कि इंजनों नहीं है, चलेगी नहीं, अब ब्रेक मार रहे बार बार, तो ऐसे गाड़ी का क्या मतलब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और इसी के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में। ठीक, 1935 अधिनियम के तहत 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? सर मॉरिस ग्लेवर। 1937 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कौन है मुख्य न्यायाधीश? मॉरिस ग्लेवर। ठीक, ये हुआ। इसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव आता है। एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे, वो 1942 में है। उन्होंने प्रस्ताव लेके आया कि आप लोग भारत का ब्रिटेन का विश्व युद्ध में समर्थन कीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेट
देंगे। और भारत भारत वाले क्या मांग रहे थे? पूर्ण स्वतंत्रता। और वो क्या कह रहे हैं? अर्ध स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं। और ये क्या मांग रहे हैं? पूर्ण स्वतंत्रता। वो कह रहे हैं डोमिनियन स्टेट देंगे, और ये क्या कह रहे हैं? पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए वो फेल हो गया। उन्होंने कहा, क्रिप्स ने क्या शर्तें रखी? उन्होंने कहा कि युद्ध में आप सहायता करिए, अगर हम युद्ध जीतते हैं तो आपको क्या देंगे? डोमिनियन, अधिशासी राज्य की दर्जा देंगे। और भारतीयों ने कहा क्या? हमको पूर्ण राज्य चाहिए। तो ये गड़बड़ हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसे राज्य का निर्माण करेंगे जो उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, उपनिवेश मतलब कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, और हम चाहे तो राष्ट्रकुल में रहें, चाहे ना रहें। तो राष्ट्रकुल क्या है? एक शब्द ये आया। ये राष्ट्रकुल जो होता है, कॉमनवेल्थ कहते हैं इसको ना, राष्ट्र संघ कहा जाता है। तो राष्ट्रकुल क्या है? तो ब्रिटेन ने जिन देशों को गुलाम बनाया था, जिन पर अपना अधिकार जमाया था, वो मिलके एक संघ बनाया है, उसी को राष्ट्रकुल कहा जाता है। आज की डेट में इसमें 54 देश शामिल है, भारत सहित। लेकिन उस समय इन्होंने कहा क्रिप्स में कि आपको हम विजयी होंगे तो आप डोमिनियन स्टेट देंगे, और आपको अपना अधिराज्य घोषित करेंगे। आपकी इच्छा हो इसमें शामिल हो, और नहीं इच्छा है तो मत शामिल होइए। ये कहा किसने? क्रिप्स ने। ठीक है। और क्रिप्स ने कहा कि युद्ध के बाद हम संविधान निर्मात्री सभा का अधिकार देंगे। आप संविधान निर्माण करने की एक सभा गठित कर लीजिए, और ऐसा कानून बनाइए जो सभी धर्मों और सभी व्यक्तियों को माने। ठीक, इन्होंने कहा। और कहा कि जो संविधान निर्माण होना चाहिए वो ब्रिटिश प्रांत जो है उससे, और देसी रियासतें जो हैं इससे, दोनों से मिलकर होना चाहिए। ठीक, ये इन्होंने कहा। क्यों अस्वीकार हुआ? भारतीयों की मांग क्या थी? भारतीय कहते थे कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता और रक्षा विभाग और विदेश विभाग हमको चाहिए। और ये क्या कर रहे थे? हाँ, ये देना नहीं चाह रहे थे, असहमत हो गए। तो महात्मा गांधी ने कहा, एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक, इसको कहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये हमारे मित्र हैं, स्टेटमेंट है, पढ़िएगा। ये हमारे मित्र हैं, शैतानों के सदस्य बन के आए हैं क्रिप्स को। तो क्रिप्स से बहुत मतलब है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। तो आता है कैबिनेट मिशन। यही आधार बनेगा भारत के आजादी का। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जब आएगा 1946 में 3 सदस्य होता है। कितने सदस्य होते हैं? स्टेफन, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, 3 लोग होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? लॉरेंस होते हैं। ठीक, लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो कब आया? मार्च 1946 में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। तो 24 मार्च को आया था, जानते रहिएगा। जब आगे पीछे करने कहेगा, मोटा मोटा आपको बता रहे हैं, क्योंकि इतिहास का मुद्दा नहीं है। कितने लोग थे? पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये 3 लोग इसके आए। और इसमें अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस अध्यक्ष थे। ठीक, ये इतनी व्यवस्थाएं हो गई। अब हुआ क्या? इन्होंने एक प्रस्ताव किया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया। कि जो भारतीय अपना संविधान निर्माण करना चाहते थे, जो ढांचा बनाना चाहते थे, उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, और कहा कि जो ढांचा बना रहे उसका नाम क्या पड़ेगा? संविधान सभा। संविधान निर्माण करने के लिए एक ढांचे का निर्माण किया गया। कौन स्वीकार किया? कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप ढांचा बनाइए जो संविधान का निर्माण करे, और उसका नाम क्या होगा? संविधान सभा। ठीक, तो फिर ये बनेगा कैसे संविधान सभा? तो सभी राज्यों को सीटें दी गई। कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट होगी। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसको 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, उतनी सीटें उसकी हो गई। ठीक, ये कहा। किसने कहा? कैबिनेट मिशन ने।
अब चुनाव कैसे हो रहा है ये देखिए। ठीक, कैबिनेट मिशन ने क्या किया, संविधान सभा गठित करने, ठीक है, का प्रारूप स्वीकार किया। ठीक, तो संविधान सभा बनेगी कैसे, कैसे बनेगी, तो राज्यों को सीटें जो मिली किसके आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यों को सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलती है। मतलब इसका हुआ 10 लाख पर एक सीट रहेगी ना, मतलब 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाए। हो गया इतना। अब देखिएगा चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा जो थी कैसे बनी, किस आधार बन रही है, कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे, 389 सदस्य। संविधान सभा में सदस्य कितने थे, 389। ठीक है, एक था ब्रिटिश प्रांत था, और एक तरफ क्या था, देशी रियासतें थी। संविधान सभा बन कैसी रही है देखते रहिएगा, और ध्यान दीजिएगा 10 लाख पे एक प्रतिनिधि आ रहा है। ठीक है, तो बनेगी कहां से यही देखना है आपको। तो ब्रिटिश प्रांत से कितने, 296, और देशी रियासतों से कितने, 93 सीटें। जोड़ लीजिएगा, 389 हो जाएगी। हो गया इतना। अब ब्रिटिश प्रांत में दो पार्ट थे, 11 प्रांत थे, प्रांत मतलब राज्य, और 4 कमिश्नरी थे। ठीक, 11 प्रांत में 292 सीटें थी, 4 कमिश्नरी में 4 सीटें थी। समझ में आ रहा है मामला, संविधान सभा बंद कैसे रही है, इतना समझ में आया। अब ये चुने जाएंगे सब, इनको सीटें आवंटित हो गई, इतने सदस्य आने हैं किसमें, संविधान सभा में 389। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ कि चुने जाएंगे, लेकिन इसमें SC ST OBC सबको स्थान आवंटित होना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने इनकी सुरक्षा का दायित्व लिया था कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ST जो थे इस संविधान सभा, ये जो इतने चुनाव हुए 389, इसमें ST कितने थे, 33 थे। कितने, ST मतलब अनुसूचित जनजाति। ठीक, और SC कितनी थी, कितने थे, 26 थे। कितने थे, 26 थे। ठीक, महिला कितनी थी,